उसमें सब में अलग अलग लिखा हुआ है, मैंने कहा दोनों ही सेम बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट पर यूनिट वॉल्यूम कहेंगे। अब इसके बाद में पेपर्स में जब बर्नौली इक्वेशन दी जाती तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि बर्नौली इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन का मतलब बर्नौली इक्वेशन कब आपकी एप्लीकेबल है, कब का एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले से ही हमें पता है कि बर्नौली इक्वेशन हमारी जो डैनियल बर्नौली ने दी थी वो हमारी आइडियल फ्लूइड के लिए दी है। तो अगर आइडियल फ्लूइड नहीं होगा तो नहीं एप्लीकेबल होगी। तो बस वही वाली बातें दोबारा रिपीट कर दी इन्होंने लिमिटेशन में कि अगर हमारा जो जो हमारी अगर हमारा आइडियल फ्लूइड नहीं है, जिसकी विस्कोसिटी जीरो नहीं है, तो ये हमारा वैलिड नहीं है, नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए है। तो ठीक है, वही बात दोबारा रिपीट हो गई। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि अजम्पशन माना कि फ्रिक्शन की वजह से कोई लॉसेस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो वैसे ही विस्कोसिटी वगैरह भी जीरो मानी गई है ना, फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन होगा तो आपका बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, एनर्जी का कुछ ना कोई लॉस होगा, तो टोटल एनर्जी वो फ्रिक्शन फोर्स में भी कन्वर्ट होगी, वहां पे भी नीडेड होगी। तो वो वही पॉइंट फिर से फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, बिल्कुल सही बात है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ही है, क्योंकि अगर आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो इलास्टिक एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट होता है ना, कोई भी चीज हो एक्सटेंज से खींचो तो उसमें एक एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, या दबाओ तब भी उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन आइडियल फ्लूइड को आप दबा ही नहीं सकते, ना खींच सकते ना पुश कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम में चेंज होता ही नहीं है, वो जितना है उतना ही रहेगा। तो कुल मिला के इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए आपका एप्लीकेबल है। तो ये सारे पॉइंट क्या है, फालतू के हैं, मतलब आपको पेपर में बढ़ गया, आपको लिखने के लिए बढ़ गया, आपके 3 पॉइंट लिखने को बढ़ गए, लेकिन वैसे आपको खूब पता मुझे लिखना क्या है, वही लिख लो। एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो आपका रोटेशनल नहीं होना चाहिए, स्टीडी फ्लो होना चाहिए। अगर उसके पाइप में कोई हम बीच में फैन लगा दें तो पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो तो फैन रोटेट नहीं करना चाहिए, है ना, फ्लूइड बिल्कुल लाइंस बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ऐसी चलनी चाहिए, स्टीम लाइंस ऐसी होनी चाहिए, ना कि रोटेशनल, रोटेशनल नहीं होनी चाहिए। तो 4th पॉइंट भी और इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेवजह का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको आता है बाय डिफॉल्ट, तो पेपर में अगर आए बर्नौली इक्वेशन, अब 4 नंबर में आ गया, 3 नंबर में आ गया, आपने थोड़ा सा डेरिवेशन किया, आपको लगता है मैं कुछ और भी लिख सकता हूं, तो शॉर्टकट में थोड़े थोड़े पॉइंट लिख दो। तो टीचर जब पॉइंट के रूप में देखेगा आपकी चीज के लिए तो खुश हो जाएगा, यार नंबर 3 के 3 ही देगा, 2.5 नहीं करेगा, है ना। तो आपको जो चीज आती है उसमें तो अच्छा है। एनीवे आगे बढ़े इसके आगे, है ना। हाँ ये सिलेबस में शायद मतलब इस तरीके से नहीं, लेकिन तब भी एक पॉइंट के रूप में पढ़ सकते हैं। मैं ज्यादा इसको ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, मार्किंग नहीं करूंगा, केवल आपको बताने वाली पॉइंट है कि कोहेसिव और एडिसिव फोर्स क्या होते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, जो फोर्स हमारे, दीज फोर्स आर एप्लीकेबल बिटवीन द सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस। मतलब जैसे वाटर है तो वाटर के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में उनका कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है। लेकिन अगर दो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल आपस में उनमें इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों चिपक रहे हैं, पास आ रहे हैं, या एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, या पास पास है, तो क्या होगा, उनमें एडिसिव फोर्स होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे मार्कर हो और मैं बोर्ड पे लिखूं, अगर मैं मार्कर से बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ इसका मतलब है ये इंक इसके साथ चिपक रही है ना। और अगर मैं अपनी जैसे बॉल पेन से भी मैं लिखूं, बॉल पेन से लिखूंगा तो नहीं लिख पाऊंगा, मार्कर से मैं इस पे लिख पा रहा हूँ, लेकिन बॉल पेन से शीशे वाली सरफेस पे नहीं लिख सकता, क्योंकि जो हमारी मार्कर की इंक है वो शीशे पे या हमारा सनमाइका का बोर्ड होता है उस पर चिपक जाती है, और जो हमारी बॉल पेन की इंक होती है वो उसके साथ नहीं चिपकती है। तो इसके पीछे बात इंक की नहीं है, इंक की क्वालिटी की है। तो जो हमारे मार्कर की इंक होती है वो बोर्ड के साथ उसका क्या एडिसिव फोर्स स्ट्रांग है, एडिसिव फोर्स होगा उनके बीच में, स्ट्रांग होगा तो आसानी से चिपक जाएंगी दो चीजें, सही है। अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो बॉल पेन की इंक का इसके साथ कोई कनेक्शन सही नहीं है, एडिसिव फोर्स उनके बीच में स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपस में मतलब कि इस पे लिख नहीं सकते। तो हाँ, है ना, हाँ H2O। तो हम्म हाँ, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा सेंस थोड़ा सा लगा है कि पॉइंट है, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर आपने एक लिक्विड है आपने शीशे पे मारा, मतलब जैसे मतलब लिक्विड है कोई भी, आपने शीशे पे मारा और शीशे पे उसकी ड्रॉपलेट चिपक गई, तो इसका मतलब उससे चिपकने का मतलब एडिसिव फोर्स है इनकी, तभी चिपक पा रहा है। लेकिन कोई फोर्स कोई चीज मारी लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल हट गया, बाहर आ गई, बिल्कुल चिपका ही नहीं शीशे पे, कोई ड्रॉपलेट रुकी नहीं, तो उनका एडिसिव फोर्स कम है। तो वाटर का एडिसिव फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, वाटर हमेशा शीशे को गीला करता है, वाटर शीशे को गीला कर सकता है, ठीक है, क्योंकि शीशा तो बहुत सॉलिड होता नहीं तो उसके अंदर भी चला जाता है, लेकिन वो जा नहीं सकता, लेकिन चिपक तो जाता ही है। अगर आप देखेंगे एडिसिव फोर्स जब स्ट्रांग होगा तो जो भी फ्लूइड होगा वो उसमें ऊपर तक चढ़ जाएगा, किनारे पे ऊपर बढ़ेगा, एडिसिव फोर्स का ये जब स्ट्रांग होगा तो उस पर चढ़ने की कोशिश करेगा उस पर, सही है। इनके बीच में इतना गहरापन है, इतना प्यार है कि ये ऊपर चढ़ गया किनारे पे, सही है, फ्लूइड में किनारे गया, बीच में तो है ही नहीं, बीच में तो गिलास है ही नहीं, तो चढ़े कहाँ पे, किनारे पे गिलास है तो चढ़ गया, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, ठीक है। तो ये हमारा
एडिसिव फोर्स ज्यादा होगा तो ऐसा होगा, अगर एडिसिव फोर्स कम होगा तो नहीं चढ़ेगा, उल्टा है, एडिसिव फोर्स कम होने का मतलब ठीक अपोजिट होना। तो जैसे अगर ये कब होगा, अगर हम गिलास को, ये गिलास है, गिलास का वेसल है और जो लिक्विड है ये हमारा H2 यानी वाटर, तो ऐसा होता है। अगर हम ले लें कोई वेसल ले ले फिर से, अब हम फिर से ले रहे हैं एक वेसल, वेसल ले लिया और हमने इसमें मरकरी ले ली, मरकरी हमारी ग्रे कलर की होती है, हमने मरकरी जानबूझ के ग्रे कलर की ले ली इस तरीके, सही है। हाँ, तो इसमें ये हमारा इसका जो होता है इस तरीके से, ये किनारे पे मतलब जितना नीचे रह सकता है उतना नीचे रहने की कोशिश करेगा। वही वाली बात है, पड़ोसी से बनती नहीं है आपकी, अब आपको चेहरा नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन घर से बाहर निकलो बाई चांस दिख जाएगा तो क्या करोगे, देख लो, देख ही लोगे, है ना, घर से अंदर नहीं देखने आएंगे। तो किनारे पे मजबूरी है यहाँ तो ना कि बहुत जब भरोगे तो कहीं ना कहीं तो आएगा डेटा, लेकिन किनारे पे क्या है, किनारे पे नहीं है, सही है। तो मरकरी वाटर मतलब जो आप मरकरी गिलास के साथ मतलब कि यहाँ पे जो कनेक्शन है वो मतलब कि नहीं है, मतलब एडिसिव कम होने से ये होता है। मरकरी कभी गिलास को गीला नहीं करती है। मरकरी आपने थर्मोमीटर, मरकरी होती है कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ेगी और लौट के आएगी, ऊपर चली जाए लौट के आ जाए, लेकिन अपने निशान नहीं छोड़ेगी। अगर थर्मोमीटर ऊपर चढ़ गया तभी थर्मोमीटर, अगर नीचे लौटा है थर्मोमीटर का पारा तो भी पीछे लगा नहीं, दिखेगा नहीं कि आपको यहाँ पे मरकरी कभी थी। कुल मिला के ये हमारा तब है कि ये हमारा तब था ये केस, ये हमारा मरकरी है, मरकरी, और एक वेसल तुम्हारा गिलास का है, पहले जैसा केस है, तो ऐसा होता है, ठीक है। और इनफैक्ट आगे भी हम इस चीज को दोबारा देखेंगे। खैर पॉइंट यही है, कोहेसिव फोर्स एक ही सब्सटेंस, एक ही टाइप के सब्सटेंस के बीच में होता है आपका, सही है, और एडिसिव फोर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस के बीच में लगने वाले फोर्स को एडिसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो स्टॉप। हाँ, इसके आगे सरफेस टेंशन हमारा आता है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मीनिंग क्या है, टेंशन का कहीं ना कहीं मतलब फोर्स से ही होता है, सरफेस पे लगने वाला एक फोर्स। तो जो हमारी जो सरफेस होती है, जो हमारी सरफेस होती है किसी भी लिक्विड की, फ्री सरफेस ऊपर वाली सरफेस होती है, वो हमेशा बिल्कुल खिंची हुई होती है, बिल्कुल एकदम इलास्टिक होती है, वो कभी भी उबड़ खाबड़ ऐसी नहीं होगी। अगर आपने किसी, जैसे आपने एक वेसल में मान लीजिए आपने वेसल बनाया और उसमें एक फ्लूइड बनाया, सही है, मतलब कोई वाटर वगैरह कोई भी फ्लूइड लिया, तो उसकी जो फ्री सरफेस होगी आप देखेंगे वो बिल्कुल इस तरीके से ओपन हो, इस तरीके से होगी ऊपर वाली, सही है, ऊपर ही सरफेस आपकी बिल्कुल साइड से देखेंगे तो मैं ऐसे दिखाई देगी, साइड से देखेंगे तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, ना ये ऐसे नहीं देगी, ना तो ऊपर दिखाई देगी ना ऐसे दिखाई, कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो क्यों होती है, मतलब उबड़ खाबड़ क्यों नहीं होती, कि इसमें स्ट्रेचिंग लग रही होती है दोनों तरफ, बिल्कुल खिंचाव, ठीक है। अगर स्ट्रेचिंग ना होती तो फ्री सरफेस कैसी हो सकती थी, फ्री सरफेस हमारी साइड से देखते तो उबड़ खाबड़ हो सकती, कुछ भी हो सकती थी उबड़ खाबड़, लेकिन इसमें स्ट्रेचिंग है तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेच ऐसे होता है, ठीक है। ये इस तरीके से। तो सरफेस टेंशन हमारी सरफेस की प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस की प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव लाइक अ इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। इलास्टिक स्ट्रेच का मतलब खींची हुई और मेम्ब्रेन का मतलब कितनी झिल्ली, लगता है ये कोई चीज खींच रखी है इस तरीके से। तो सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है, सही है। अब इस सरफेस टेंशन पे हम मान लीजिए एक, जैसे हमारा जो सरफेस पे हमने एक जो फ्री सरफेस है, हमने उसमें एक छोटा सा एक पीस ले लिया, लिक्विड का एक पीस ले लिया, तो ये पीस हमारा चूंकि जो फ्लूइड है वो रुका हुआ है, कहीं फ्लो तो कर नहीं रहा, किसी पाइप में तो है नहीं, तो फ्लो कर नहीं रहा तो वो रुका हुआ है, तो इस पे दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं, है ना, दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं, एक उधर और एक इधर, तो नेट फोर्स कितना हुआ इस पे, 0। तो इसी वजह से फोर्स तो लग रहा है, तो खिंचाव तो है उसमें, लेकिन वो मतलब कि ना नेट फोर्स 0 होने की वजह से वो कहीं भी जो पार्ट है इस पे सरफेस पे हमने एक पार्ट ले लिया है, वो पार्ट कहीं मूव नहीं कर रहा है, वो पार्ट कहीं मूव नहीं कर रहा कि नेट फोर्स उस पर क्या है, 0। तो अगर आपने छोटा पार्ट लिया है, मतलब आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया तो उस पर उधर इधर फोर्स मार लिया, अगर हमने पार्ट और बड़ा ले लिया, थोड़ा और बड़ा कर दिया तो इस पर भी फोर्स उधर इधर मार लिया, हमने और बड़ा पार्ट लिया तो फिर फोर्स इधर उधर मार लिया। तो तीनों पार्ट क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, कि उधर लगने वाले फोर्स इधर लगने वाले फोर्स के बराबर है ना। लेकिन एक बात समझ में आ गई हमारे पास, अगर हम छोटा पार्ट लेंगे तो एफ फोर्स लगेगा, तीन गुना पार्ट लेंगे तो 3 गुना फोर्स लगेगा, यानी जो फोर्स है हमारा वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर इसका मीनिंग ये हुआ कि सरफेस टेंशन जो हमारी सरफेस पे हम अगर छोटा सा सेगमेंट ले रहे हैं, या किसी एक छोटा सेगमेंट ले लिया, कंसीडर कर लिया सरफेस पे, सही है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। बड़ी लेंथ पे
दोनों तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा, छोटी लेंथ पे थोड़ा थोड़ा फोर्स लग रहा होगा, लेकिन लग तो रहा ही होगा। तो फोर्स लग मतलब कि सरफेस टेंशन जो हमने सरफेस पे जो एक पॉइंट एलिमेंट कंसीडर किया है, तो उस पर लगने वाला फोर्स उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमारा क्या है, सिग्मा है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो सिग्मा क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और सिग्मा को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सिग्मा को ही सरफेस टेंशन कहते हैं। कई जगह लोग आपको डायरेक्ट बता सकते हैं कि सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो सीधे सीधे यहाँ से बोल सकते हैं और कह देंगे, आपको यहीं से बोल देंगे। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ ऐसा आया क्यों। हमने नहीं बताया कि आपको एक साथ बोल दिया कि यही है, हमने बताया कि लेंथ की प्रोपोर्शन है, जितनी बड़ी लेंथ लेंगे उस पर उधर इधर उधर फोर्स ज्यादा लग रहे होंगे, तब ऐसे आया। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट याद करना चाहें तो भी कह सकते हैं कि जो हमारा सरफेस टेंशन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ को सरफेस टेंशन कहते हैं। और इसकी फिर हमारी यूनिट क्या बनेगी, अधिवा बताइए, इसकी यूनिट क्या बनेगी सरफेस टेंशन की। हम्म, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, न्यूटन पर मीटर। तो हमारी सीजे वो ऐसा यूनिट बनेगी, न्यूटन पर मीटर, बिल्कुल सही बोला आपने। सीजीएस यूनिट क्या बनेगी, डायन पर, हाँ सेंटीमीटर, डायन पर सेंटीमीटर। और इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स का बनेगा ml t-2 और लेंथ का l, तो l से l कट जाएगा हमारा, तो हमारा क्या बना यहाँ पे m t-2, तो l की पावर 0, तो ml 0 हो गया, सही है। तो ml 0 t-2, m पे 1 l पे 0 t-2, यहाँ पे -2 है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा सरफेस टेंशन होगा, सरफेस पे जो सरफेस टेंशन की वजह से ही हमारा क्या है, जो फ्लूइड होता है वो हमारा स्ट्रेच्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा पॉइंट था, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये पॉइंट क्यों दिया गया, ये इसलिए दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट इसको ये समझे कि सरफेस टेंशन एक ऐसे बोल दिया, सरफेस टेंशन वास्तव में पता नहीं होती नहीं होती। देखो हर चीज, जैसे ग्रेविटी है, तो कोई टीचर को ग्रेविटी दिखाना तो कह दो ये ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी खींच रही दिख रहा है। सरफेस टेंशन आपको दिखेगा, थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि पता नहीं सरफेस पे लगती नहीं लगती, बोल टीचर ने बोला तो लगती होगी, लेकिन यहाँ पे प्रूव है कि आपकी लगती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसके कुछ एप्लीकेशन है, निडल सपोर्टेड ऑन अ वाटर सरफेस। अगर कोई निडल है, आपने निडल ले ली, जैसे पतली से सुई ले ली से कहते हैं, आपने वाटर सरफेस रखी, तो आपकी वो मतलब कि तैरने लगती है। लेकिन नॉर्मली अगर आप ट्राई करो घर पे मेरी बात सुनने के बाद में और ट्राई करो, तो हो सकता है आप डिप करो और डूब जाए। वो क्यों डूबेगी पता क्यों, एक्चुअली वो, लेकिन उसका करने का तरीका है कि हम परफेक्ट हॉरिजॉन्टल बना नहीं पाता। अगर हल्का सा भी तेजा हुआ तभी चली जाएगी अंदर, वो तो हल्का ऐसे हो जाएगी, पॉइंट ये है, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो हाँ, तो आपको अगर निडल को तैराना है पेपर, तो पेपर पर रखिए निडल, ऐसे रखिए निडल, और इसको अपने आप छोड़ दीजिए पानी पे, तो पेपर अपने आप मतलब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, ये डूब जाएगा अंदर और निडल आपकी तैरने लगेगी। ठीक है, लेकिन ये तैरती क्यों है, ये हमारा बर्नौल, इसको हम उसके आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से भी थोड़ा समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका सरफेस टेंशन। जो सरफेस हमारी जो होती है फ्री सरफेस, मान लीजिए लिक्विड की जो फ्री सरफेस है, मान लीजिए ये फ्री सरफेस है। ठीक है, जैसे आप इसमें निडल रखेंगे, साइड से आपको डॉट दिखाई देगी, मैं ऐसे रखूंगा ऊपर से, तो जैसे ही ये जाएगी, ये सरफेस को थोड़ा पुश करेगी नीचे, तो कैसी सरफेस हो जाएगी, हम निडल रखेंगे, अभी तो कोई निडल रखी नहीं है, निडल ऊपर रखी है, अब मैं इसको रखने वाला हूँ, नीचे रखने वाला हूँ, जैसे ही रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस हल्की सी इस तरीके से हो जाएगी। और ये निडल हमारी ये साइड से भी दिख रही है, निडल ऐसी गोल नहीं, ये आपको बॉल लग रही होगी, लेकिन चूंकि जैसे ये चीज है, अगर आप साइड से देखें तो आपको डॉट दिखाई देगा, अब साइड ऐसे देखें तो आपको पेन दिखाई देगा, अदरवाइज क्या देखें डॉट, तो इधर से डॉट दिखाई देगी, तो इस सरफेस को दबाएगी। अब सरफेस पे लगती है टेंशन, पहले इस पॉइंट पे सरफेस कैसे लगती थी, अगर मान लो एक पॉइंट देखते हैं, यहाँ सरफेस टेंशन कैसे लगती थी, इधर और उधर सरफेस के अलॉन्ग लगती थी। अब सरफेस दब गई है, तो थोड़ी सी इधर लगेगी और थोड़ी सी इधर, तो नेट सरफेस टेंशन हमारी क्या आ गई, नेट सरफेस टेंशन फोर्स होता है कहीं ना कहीं, फोर्स पॉइंट लेंथ होता है इनफैक्ट, लेकिन फोर्स का एक रूप है, सरफेस टेंशन लगने का मतलब फोर्स है उधर, तो इधर पे नेट सरफेस टेंशन हमारी ऊपर लगेगी, और इसको वेट को, जो इसका वेट होगा उसको बैलेंस कर सकती है। इस वजह से हमारा निडल आपका इस तरीके से तैरती है, इस वजह से तैरती है। ठीक है, कि आप जैसे ही सरफेस दब जाएगी और जो सरफेस टेंशन ऐसे लगने लगेगा, उससे नेट सरफेस टेंशन अपवर्ड लगेगी, जो कि वेट को बैलेंस करेगी। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल है, जैसे अगर हमारा जैसे कोई हमारा कीड़ा है, जैसे मतलब जो आपके छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बग्स होते हैं, या मच्छर कह सकते हैं, मक्खी कह सकते हैं, वो वाटर पे तैर जाते हैं। क्यों तैरते हैं, वो जैसे ही ऐसे बैठते हैं, अपना हेलीकॉप्टर उतारते हैं, ठीक है, क्या होता है, जैसे देखिए
वो सरफेस बैठेंगे, जैसे ही सरफेस बैठेंगे सरफेस यहाँ पे दब जाएगी। मान ली सरफेस हमारी पहले फ्री सरफेस ऐसी थी जैसे, और ये मच्छर अपना बैठने वाला है, अपना हेलीकॉप्टर उतारने वाला है, सही है, ठीक है। हाँ ये यहाँ पे इसका अपना हेलीकॉप्टर से लॉन्च करेगा आके, सही है। जैसे ही बैठेगा तो क्या होगा, तो वो सरफेस हमारी क्या हो जाएगी, दब जाएगी। नहीं वजन रहे ना रहे, लेकिन कोई भी छोटी चीज होती है तो मतलब डूबेगी तो है ही, पता नहीं डूब जाता, सही है। तो जैसे ही वो मच्छर बैठेगा, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ रखेगा अपना पैर और यहाँ रखेगा, वो सरफेस हल्की सी दब जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है भाई, सरफेस टेंशन का गेम हो जाता है। सरफेस टेंशन इधर लगती है, इधर लगती है, जो कि नेट सरफेस टेंशन इधर लगेगी, और ऐसे यहाँ पे सरफेस टेंशन इधर लगेगी, इधर लगेगी, और इधर फिर नेट सरफेस टेंशन लगेगी जो कि इसके वेट को संभाल लेगी, ठीक है। तो जैसे ही वो नीचे रखता है पैर दोनों, तो इधर भी सरफेस टेंशन का और इधर भी सरफेस टेंशन का, नेट सरफेस टेंशन ऊपर को लगती है। तो ये एग्जाम्पल हमारे कि इस वजह से हमारी सरफेस टेंशन क्लियर है, वास्तव में होती है। बहुत सारी चीज एग्जाम्पल समझने का अभी देखते हैं। अब जैसे एक नेक्स्ट पॉइंट है, सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल की होती नहीं होती है। रेन ड्रॉप्स आर जनरली स्फेरिकल इन द शेप। जो हमारी ड्रॉप्स होती हैं जो आसमान से नीचे गिरती हैं रेन की, बरसात के समय, तो वो ड्रॉप किसी भी शेप की हो सकती है, उबड़ खाबड़ भी हो सकती थी ना, गिरते समय ऐसे भी गिर सकती थी, ऐसे गिर जाती, कोई मना थोड़ी कर रहा उसे, लेकिन वो ऐसी नहीं होती है, हमेशा हमेशा स्फेरिकल होती हैं। अगर प्रॉपर देखोगे तो स्फेरिकल होती हैं। वो क्यों होती है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सरफेस पे लगती है, अंदर नहीं लगती है। तो सरफेस पे टेंशन लगेगी, वो मिनिमम उसको एरिया को एक्वायर करने की कोशिश करती है, सही है। तो मिनिमम एरिया किसी भी वॉल्यूम के लिए मिनिमम एरिया स्फेयर का होता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा जैसे मान लो एक आटे की गोली दे दूं और कहूँ कि इसको एक ऐसी डिजाइन बनाइए कि मिनिमम सरफेस एरिया बने, तो आप गोली बना दीजिए। अगर आप उसको रोटी बना देंगे, चौकोर चपटा कर देंगे, लंबा कर देंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मतलब कितना भी मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं, जो भी उसकी लिमिट रहेगी। लेकिन अगर मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए फॉर एनी वॉल्यूम, कि इतना वॉल्यूम हमारे पास है, उसका मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए, तो उसको स्फेयर में की रूप में कन्वर्ट करेंगे, सही है। तो अब तो सरफेस टेंशन क्या करती है, मिनिमम वो टेंशन है वो क्या करती है, उसको छोटे से एरिया में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, सरफेस एरिया मिनिमम करने की कोशिश करती है, यानी सरफेस टेंशन होती है। इसी की वजह से हमारी रेन ड्रॉप्स हमारी स्फेरिकल होती हैं। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, वो थर्ड फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सेकंड यहाँ पे है नहीं शायद। तो हमारी जो मरकरी की ड्रॉपलेट्स होती हैं छोटी हो, जब मरकरी तो हमने अभी पढ़ा है ना, मरकरी जिसे पारा बोलते हैं, जो थर्मोमीटर के अंदर होता है, वो हमारा अगर छोटी ड्रॉप्स होंगी तो हमेशा क्या होंगी, स्फेरिकल होंगी ऐसी। लेकिन अगर बड़ी ड्रॉप्स हो जाएं, अगर बड़ी से हो जाए तो हमारी से ओवल शेप हो जाती है, चपटी हो जाती है। तो वो कहते हैं कि क्या कि छोटी ड्रॉप तो सरफेस टेंशन वजह से अपनी मर्जी से तो नॉर्मली वो गोल ही होना चाहती है, अपनी वजह से वो क्या चाहती है, हमेशा गोल ही होना चाहती है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप उसमें ऐड ऑन करते रहे मरकरी, और ऐड कर दें और ऐड कर दें, तो बढ़ने लगेगी, तो बढ़ने लगेगी तो उसका वेट हो जाता है इस तरीके से। तो जो इसका ये दो पार्ट में डिवाइड कर लो, इधर वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ होगा, इधर वाले का सेंटर मास यहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ मास इसको इधर खींचता है, इसको इधर खींचता है, फ्लैट हो जाती है। तो जो सेंटर ऑफ मास जब ज्यादा हो जाता है, इसमें खूब आपने मास भर दिया, इधर भी मास भर दिया, ज्यादा हो गया, तो इसको खींच के चपटा कर देता है। अदरवाइज अगर मास कम होगा ना तो हमेशा ही स्फेरिकल रहेगी, कम मास पे बाय डिफॉल्ट स्फेरिकल रहती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट में करेंगे सरफेस एनर्जी, है ना, नेक्स्ट में करेंगे सरफेस एनर्जी। अब पॉइंट ये है कि सरफेस एनर्जी हमारी क्या होती है। सरफेस बड़ा सिंपल है, ज्यादातर चीजों का जो साइंस है उसके वहीं पे होता है, उसी को हम बाहर समझ सकते हैं, है ना, कि सरफेस एनर्जी हमारी क्या है। सरफेस एनर्जी हमारी एक तरीके से जो सरफेस के पास कुछ एनर्जी होती है, वो एनर्जी ही सरफेस एनर्जी ऐसे कह सकते हैं। लेकिन देखते हैं, थोड़ा पॉइंट देखते हैं। जैसे मान लो मैंने बनाया एक वेसल बनाया, ठीक है, और वेसल में मैंने एक फ्लूइड बना दिया आपको समझाने के लिए भैया कि इसमें फ्लूइड है। अब आप यार ध्यान दीजिए, जो मॉलिक्यूल सरफेस के करीब होंगे, स्टार्टिंग में कई मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लो मैंने कहा ये मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, मान लो ए बी सी, तीन मॉलिक्यूल ए बी सी ले लिए, और यहाँ पे डी ई एफ ले लिए, सही है। तो इनमें से कौन से मॉलिक्यूल की एनर्जी बाय डिफॉल्ट ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी या डी की ज्यादा होगी एनर्जी। देखो एक्चुअली पॉइंट ये है, देखो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी, देखो मूव तो कोई कर ही नहीं, ना ये मूव कर रहा ना ये मूव कर रहा, बाय डिफॉल्ट कोई रैंडम मोशन तो नहीं। अगर रखा है स्टैटिक फ्लूइड है आपका, तो फ्लूइड तो रुका रहेगा, तो फ्लूइड तो रखा तो है नहीं, सही है। तो क्या होगा, तो आपका अगर देखा जाए तो इसकी हाइट ज्यादा है,
तो इसकी तो मोशन काइनेटिक एनर्जी तो ए की भी नहीं है, डी की भी नहीं है, ना तो ए मूव कर रहा है ना ए मूव कर रहा है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को अगर देखोगे तो ए की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और डी की पोटेंशियल एनर्जी कम है। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाइट पे, वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये अगर देखोगे इसका ये हाइट आपकी h1 मान लो और ये हाइट आपकी h2 मान लो, तो इसकी एनर्जी है mgh1 और इसकी एनर्जी है mgh2। तो आप समझ सकते हैं इसकी एनर्जी हमारी ज्यादा एनर्जी है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। सही है, समझ में आ गया? तो हाइट यानी सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू इंटीरियर मॉलिक्यूल। और कितनी एनर्जी का जो डिफरेंस है, एक्स्ट्रा एनर्जी का जो डिफरेंस है सरफेस पे, वही एनर्जी हमारी सरफेस एनर्जी कहलाती है। तो लैंग्वेज के रूप में देखेंगे, द एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by the molecules of the surface film of unit area compared to the molecule in the interior is called surface energy, है ना? तो सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है और कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इंटीरियर मॉलिक्यूल्स, है ना, पर यूनिट एरिया के हिसाब से हम देखें, है ना, तो हमारा जो रेशियो आता है वो क्या कहलाता है? सरफेस एनर्जी कहलाता है। तो सरफेस एनर्जी का हमारा फॉर्मूला बनता है भैया ये, सरफेस एनर्जी हमारा चूंकि एक एनर्जी है तो वर्क के इक्विवेलेंट इधर भी वर्क ही होना चाहिए। तो मतलब कि आपका अगर ये देखा जाए ये मॉलिक्यूल डी ई एफ वाले मॉलिक्यूल ऊपर ले गया, मैं ध्यान देना, मैं ऊपर ले गया तो मैंने कितना वर्क किया और कितना सरफेस एरिया पे काम हो रहा, कितने ये नीचे का सरफेस एरिया ये वाला कितना सरफेस एरिया ऊपर हो गया है या इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो भी हुआ होगा, तो कितना वर्क हुआ और कितना सरफेस एरिया का इंक्रीमेंट हुआ है, इन दोनों का रेशियो ही सरफेस एनर्जी कहलाता है। सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि वो ऊपर रुके रहते हैं, उन्हें कौन खींच रहा है? ग्रेविटी खींच रही है, लेकिन वो तब भी ऊपर रहे हैं। भाई वाली बात है, कोई चीज ये टंगी हुई है तो ये हाई, अब इसको ग्रेविटी खींचे तब भी चिपकी हुई है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो नीचे वालों की कम है, तो ऊपर वाले की कितनी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो भी यूनिट एरिया के हिसाब से। तो ये रेशियो क्या कहलाता है? सरफेस एनर्जी हमारा कहलाता है। सही है, सरफेस एनर्जी की यूनिट क्या बनेगी फिर? वर्क डन बाई सरफेस एरिया आया तो जूल पर मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट बनेगा जूल पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट। अब बताइए, तो इसकी एसआई यूनिट बनी हमारी क्या? एसआई यूनिट बनी हमारी सरफेस एनर्जी की। हाँ सीजीएस हमेशा होती, कोई बात नहीं, तो मीटर देखो जूल के रिस्पेक्ट में हमारा होता है, वहां पे अर्ग होता है, बस ये ध्यान रखना आपको। सही है, तो सीजीएस, हाँ तो हाँ सीजीएस यूनिट हो गई, मतलब एसआई यूनिट हो गई, सीजीएस यूनिट हमारी हो गई अर्ग ईआरजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारी ये यूनिट हो गई। और डायमेंशन क्या है इसकी? डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? जूल के लिए हमारा एनर्जी ml स्क्वायर टी माइनस 2 और मीटर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर है ना, तो हमारा कट गया एम टी माइनस 2, एल की पावर 0 कह सकते हैं। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपके लिए, ये हमारा क्या हुआ? डायमेंशनल फॉर्मूला। सही है, लेकिन अगर डायमेंशन पूछिए, अगर सही बताया जाए, डायमेंशन हमारी क्या हुई? 1 0 -2। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोग जानते नहीं है इस बात को। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है और डायमेंशन क्या है? 1 0 -2, ये डायमेंशन है। इसका मतलब ही बाय डिफॉल्ट कि यहाँ पे एम लगता है, यहाँ एल लगता है, यहाँ टी लगता है। तो टोटल डायमेंशन फॉर्मूला है, लेकिन दीज आर डायमेंशंस। वैसे नॉर्मली आपके लेवल पे ऐसा पूछते नहीं इतना डिटेल में, लेकिन एक पॉइंट अपनी जगह पे। सही है, तो डायमेंशन फॉर्मूला हमारा ये हुआ। सही है, हाँ तो इसका एक डेरिवेशन भी छोटा सा सरफेस एनर्जी का, उस डेरिवेशन कराते हैं। सही है, सरफेस एनर्जी का एक डेरिवेशन है, जैसे अभी वो आवाज आ रही है आपको? ठीक है भाई, कंफर्मेशन कर रहा था मैं। सही है, तो देखते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए एक सिचुएशन है, हमारे पास मान लीजिए ये एक हमारे पास ये फ्रेम है ना, और इस फ्रेम पे हमारे पास मान लो ये इस तरीके से एक आर्म है। ये आर्म हमारी क्या है? मूव हो सकती है। ये फ्रेम में मान लो एक आर्म है ए बी, ये मूव हो सकती है। इस फ्रेम को हमने क्या किया? वाटर में, मतलब सोप सॉल्यूशन में डिप किया। सोप सॉल्यूशन में डिप करने से क्या होगा? एक सोप की फिल्म बन जाएगी। यहाँ बन जाएगी क्या? एक सोप की एक फिल्म बन जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो हमारी ये लेंथ मान लीजिए एल लेंथ है।
अब ये क्या है कि जो सरफेस है, ये सरफेस पे क्या लग रहा होगा, सरफेस टेंशन है, सरफेस वो इसको क्या कहे खींचेगी अंदर के लिए, कि स्टेज मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। जैसे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इधर वाले तो अंदर के लिए तो फोर्स लगेगा, अंदर के लिए क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, लेकिन बाहर को तो फोर्स है ही नहीं, तो ये अंदर खींचने की कोशिश करेगी, सही है। लेकिन इसको अंदर को अच्छा फोर्स लगेगा कितना, अंदर को फोर्स, तो हमें पता है फोर्स सरफेस टेंशन क्या होता था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स क्या हुआ, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, इतना फोर्स लगना चाहिए इसकी सरफेस पे अंदर के लिए। अगर ये लेंथ मान लीजिए, ये लेंथ हम मान लेते हैं एल है, ये लेंथ हमारी एल है, तो कितना फोर्स लगना चाहिए, सिग्मा इंटू एल अंदर लगना चाहिए। लेकिन सरफेस फिल्म पे दो सरफेस होती है, एक नहीं होती है, एक इधर और एक उधर, तो फोर्स अंदर को फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लगेगा 2 सिग्मा एल। पहले इस पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मालूम है वाटर की ड्रॉपलेट है, ये वाटर की क्या है, ड्रॉपलेट, सही है, ये वाटर की ड्रॉपलेट है, तो इसकी फ्री सरफेस कितनी है, एक है, ये एक ही है, वन, ये क्या आपका वन फ्री सरफेस, वन फ्री सरफेस, ये पता होना चाहिए। ये हमारे कोई वाटर की ड्रॉपलेट, कोई भी ड्रॉप होती तो उसकी एक ही फ्री सरफेस है। अगर हम इसको सोप सॉल्यूशन ले लें, मान लो, सही है, सोप सॉल्यूशन होता है इस तरीके से, ठीक है, कोई आपकी आपने देखा होगा वो रंगीन सा बबल बन जाता है ना हल्का सा, तो आपका इस तरीके से, सही है, ठीक है। तो ये हमारा अगर ये अंदर से खोखल है इस तरीके, तो इसकी दो फ्री सरफेस हैं, इसकी कितनी सरफेस है फ्री, दो, कैसे, एक सरफेस है ये और एक सरफेस है, बीच में लिक्विड है, अंदर भी सरफेस है और इधर भी सरफेस है, लेकिन ड्रॉपलेट, ड्रॉप के अंदर क्या होगा, वन फ्री सरफेस, ड्रॉप है, ये क्या है ड्रॉप, और ये हमारे क्या है बबल, ये सोप बबल है, हाँ जी, ये हमारे पास सोप बबल है, तो इसकी टू फ्री सरफेस है, कितनी, टू फ्री सरफेस, ये बात हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो किसी भी अगर एक नॉर्मल सरफेस है, पेज है, जैसे एग्जांपल के लिए हमें पेज लेते हैं, ठीक है, ये पेज है, इसकी दो सरफेस है, एक नहीं है दो, एक इधर और एक इधर, दो सरफेस है, तो इस ये सरफेस पे भी सरफेस टेंशन लग रहा होगा सिग्मा इनटू एल, और उस पर भी लग रहा होगा, तो अंदर फोर्स कितना लगेगा, अंदर फोर्स लगेगा 2 सिग्मा एल। तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर एक फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, नहीं तो ये अंदर चली जाएगी, तो बाहर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 2 सिग्मा एल। अगर हमने फोर्स लगाया और ये हमने बाहर फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। मान लो मैंने इसको ये ए बी वाली आर्म को खींच के मैंने यहाँ तक ले आया, कितना ले आया यहाँ तक, मैं थोड़ा सा अलग कलर बना देता हूँ, ये यहाँ से इसको खींचा तो ये यहाँ तक आ गए मान लो, सही है, तो हमारा यहाँ से ये पोजीशन हमारी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, और ये हमने कहा मान लो ये उनके ए बी से यहाँ तक लेके गए, और डिस्टेंस मान लो हमने कुछ डिस्टेंस तो लोगे, मतलब एक्स डिस्टेंस है, तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, वही वाली बात है, पहले इतना एरिया था अब इतना हो गया, टोटल एरिया इतना हो गया, तो एरिया में इंक्रीमेंट कितना, ये वाला एरिया इंक्रीमेंट है, टोटल में से ये घटा दो तो ये वाला हो गया, तो इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, इंक्रीज इन एरिया हुआ हमारा एल इंटू एक्स, ठीक है, ये एरिया हुआ, लेकिन 2l x होगा, 2l इंटू एक्स, एल एक्स तो इधर है और उधर भी इंक्रीज हुआ, इधर भी, दोनों तरफ इंक्रीज हुआ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। अगर इसका ये आपका एक पेज के दो पेज ले लिया है, तो इधर भी लिख सकते हो उधर भी लिख सकते हो, एक तरफ नहीं दोनों तरफ लिख सकते हो इस तरीके से, तो इंक्रीज इन एरिया इतना हुआ, है ना। तो हमने क्या देखा कि हमारा इतना फोर्स लगेगा और इतना हमारा इंक्रीज इन एरिया इतना हुआ, और सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन क्या था, वर्क डन बाई इंक्रीज इन एरिया, तो वर्क डन कितना हुआ, अच्छा इसको इस फोर्स से खींचा तो वर्क डन कितना हुआ, यहाँ वर्क डन कर देते हैं, तो पहले लिखते हैं वर्क डन इन इंक्रीज इन एरिया, जो एरिया को इंक्रीज किया उसमें वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना होता है फॉर्मूला में साइड में लिख दो, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो फोर्स कितना है 2 सिग्मा एल, सही है, और डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स, ठीक है, और इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ डेल्टा ए, इंक्रीज इन एरिया, तो हमने देखा था वो एल इंटू एक्स इंटू 2l x अभी हमने लिखा है, आप पीछे वाले पेज भी देख सकते हैं, इंक्रीज इन एरिया 2l x था हमारा, सही है 2l x, तो सरफेस एनर्जी कितनी हुई हमारी, अब हमें फॉर्मूले यूज कर लीजिए, वर्क डन बाई इंक्रीज इन एरिया, तो वर्क डन हमारा हुआ
2 सिग्मा एल एक्स और 2 एल एक्स, सही है। हाँ जी, तो 2 से 2 कट गया, एल से एल एक्स कट गया, तो वह बचा सिग्मा। तो सरफेस एनर्जी हमारी सरफेस टेंशन के बराबर होती है, लेकिन इक्विवेलेंट। देखो इसकी ये एनर्जी है, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, बराबर हो ही नहीं सकते। ये डायमेंशन इधर कितना एनर्जी जूल आना चाहिए, इधर सरफेस जूल पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, और इधर क्या आना चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ रहा है, सही है, न्यूटन पर मीटर आ रहा है। दोनों बराबर हैं ही नहीं, लेकिन इसका सेंस क्या है, इसका मीनिंग है सरफेस एनर्जी हमारी सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकली इक्वल होती है, न्यूमेरिकली। हाँ, मैथमेटिक्स के हिसाब से, जैसे मैं कहा 2, तो 2 जैसे कोई चाहिए, 2 पेन 2 चेयर, तो चेयर पेन के बराबर हो नहीं सकती, लेकिन मैथमेटिक्स में दोनों बराबर हैं, 2 2। विशाल बात आ रही समझ में, है ना मैथमेटिकल। तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे इस बात के लिए, सही है। तो हमारा रहेगा सरफेस एनर्जी ये हमारा नोट हो गया, सही है। अदीबा पॉइंट समझ में आया, ये नहीं आया बोलो वहीं पे, दैट इज नॉट इशू, बताइए आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, बाकी इसको भी मैं सेव करके आपको भेजूंगा, सही है। ये भी आपका बोर्ड पूरा चला जाएगा, लेकिन तभी नोट करना तो अलग ही रहता है, सही है नोट। लेकिन हमारा वीडियो भी आपके पास पूरा पहुंचेगा, और ये भी पहुंचेगा, नोट्स भी पहुंचेगा, हर 3 तरीके से चीज़ें हैं। प्रॉब्लम वाली बात है, कहीं भूल नहीं है, लेकिन ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक और देख लेते हैं, हमारी क्लास वैसे ही लेट स्टार्ट हुई थी। पॉइंट इज प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस कर्व्ड लिक्विड सरफेस। अगर हमारे पास कर्व्ड लिक्विड सरफेस है, या प्लेन, मतलब सरफेस कैसी भी हो सकती है, प्लेन हो सकती है, कर्व हो सकता है, ऐसा कर्व हो सकता है, ऐसा कर्व हो सकता है, कैसा भी कर्व हो सकता है, तो उसके अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है, किधर प्रेशर ज्यादा होगा किधर प्रेशर कम होगा, और बाद में हम ये भी निकालेंगे कितना ज्यादा होगा, एक्सेस प्रेशर के रूप में निकालेंगे, सही है। तो यहाँ पे पॉइंट है कि प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस हमारी कोई भी सरफेस होगा कैसा। जैसे मान लीजिए पहली सरफेस हमने यहाँ पे ली प्लेन सरफेस, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो सरफेस हमारी कैसी प्लेन है, और ये सरफेस ऊपर से देख रहे हैं, हम अंदर तो रह ही नहीं सकते, है ना, बाहर से देखें तो कहें कॉन्वेक्स है, यहाँ पे देखेंगे ऊपर से तो कॉनकेव है, केव माने गुफा, कॉनकेव, सही है। तो अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए जो पहली फिगर को दोबारा बनाते हैं, रीड्रॉ करते हैं। हमारे पास मान लीजिए लिक्विड है, ठीक है, हमारे पास है इसमें एक लिक्विड है किसी उसमें वेसल में, हमारे पास लिक्विड है, और इसकी सरफेस में मान लो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट, ले लिया ए पॉइंट। क्योंकि सरफेस हमारी स्ट्रेट है तो इधर भी फोर्स, सरफेस का लॉन्ग फोर्स लगेगा। अब जिधर सरफेस जाएगी उधर ही जाएगा फोर्स, सरफेस पे ही लगता है ना, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है ना, तो सरफेस टेंशन सरफेस पे लगती है, हवा में तो लगेगी नहीं, उसका नाम ही सरफेस टेंशन। तो ये लगा आपका सरफेस टेंशन वाला फोर्स, सरफेस टेंशन इधर, और ये लगा सरफेस टेंशन इधर, तो नेट मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स, नेट सरफेस टेंशन कितनी होगी, 0। तो मॉलिक्यूल ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा, बिल्कुल ठीक बात, दैट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें तो इस मॉलिक्यूल स्टैटिक रहेगा, रुका रहेगा, उसको रोकने के लिए कोई जरूरत नहीं है ऊपर, मतलब कोई एक अपने आप जाएगा ही नहीं, इसको अपनी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं या रुका रहा हूं तो क्या करूं। तो इस पे कोई नेट फोर्स हो गया 0, तो ये ऑटोमेटिक रुका रहेगा। तो इस पे जो प्रेशर है, ऊपर प्रेशर और नीचे प्रेशर, उसकी बात कहते हैं। नीचे प्रेशर होगा उसे कहते हैं लिक्विड प्रेशर, लिक्विड अपना प्रेशर क्या देता है, ऊपर ऊपर क्या है, एयर है, ये एटमॉस्फेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर थोड़ा ऊपर होता है, और वेपर प्रेशर क्या होता है, लिक्विड की सरफेस से जस्ट ऊपर, लिक्विड की सरफेस के जस्ट ऊपर होता है वेपर प्रेशर, और उससे ऊपर होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, है ना। इस तरीके से सेंस है कि लिक्विड से फ्यूम से उड़ती रहती हैं, वेपर्स बनती रहती हैं, कि कोई भी टेम्परेचर हो, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 होगा तो किसी से फ्यूम से निकलेंगी, अदरवाइज 0 -273, कितना गहरा माइनस की बात कर रहे हैं, अगर उतना -273 है तो ठीक है, तो फ्यूम्स किसी से कोई चीज रेडिएट नहीं करेगी। अगर उससे थोड़ा सा भी ज्यादा है ना, तभी उससे रेडिएशन होगा, उससे कुछ ना कुछ वो रेडिएशन हो रहा होगा, एनर्जी का रेडिएशन हो रहा होगा, वेपर्स निकल रही होंगी, हमेशा वेपर होंगी उसके ऊपर। एनीवे तो पॉइंट ये हुआ कि ये इस पे ऊपर भी इतना ही प्रेशर, नीचे प्रेशर इतना है, तो ऐसे कहेंगे प्रेशर एट ऊपर यानी वेपर प्रेशर, और नीचे जो है लिक्विड प्रेशर।
तो इस केस में लिक्विड प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों ही हमारे क्या होंगे, हाँ दोनों हमारे बराबर होंगे, ठीक है ये केस। अब दूसरा केस करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, थोड़ा कम आएगा लेकिन ठीक है। अभी आप इसके सेकंड केस देखते हैं। मान लीजिए अगर हमारा लिक्विड इस तरीके का है, लिक्विड की जो फ्री सरफेस हमारी कभी कभी जैसे हमने वाटर में स्पेशीट बनाते हैं तो वाटर के केस में हमने देखा है वाटर की सरफेस हमारी, नहीं सर ये तो मरकरी की सरफेस है, ठीक है मरकरी वगैरह में हमारा इस तरीके से फ्री सरफेस बनती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए ए, यहाँ सरफेस पे एक पॉइंट ए, तो उस पर क्या कंडीशन होगी, एक सरफेस तो आई नीचे के लिए, सरफेस तो स्ट्रेट है ही नहीं, सरफेस तो आपकी दबी हुई इस तरीके से, सही है सरफेस हमारी दबी हुई इस तरीके से, तो ये एक इधर सरफेस टेंशन लगेगी और इधर लगेगी सरफेस टेंशन, सिग्मा और सिग्मा, है ना। तो नेट सरफेस टेंशन क्या आएगी नीचे, हाँ हाँ, तो नीचे के लिए सरफेस, हाँ नीचे की सरफेस टेंशन ज्यादा है, लेकिन तब भी ऑब्जेक्ट ऊपर को खिंचा हुआ है, मॉलिक्यूल तब भी ऊपर के लिए उठा हुआ है, यानी नीचे को सरफेस नीचे को प्रेशर ज्यादा है, लिक्विड प्रेशर इज मोर हियर, लिक्विड प्रेशर इज मोर मोर, हाँ पीवी। लेकिन उसको समझने का एक तरीका और है, ऐसे कम समझ में आएगा, तो मैं एक तरीका और है मेरे पास, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए इसको ऐसा बना सकते हैं इस वाली फिगर के लिए, इस फिगर को दोबारा बनाते हैं। इमेजिन करो एक हमारे पास ये कंडीशन है, ये हमारे पास एक लेयर है, सही, एक पर्सन इस पे इधर धक्का लगा रहा है, सही है इधर धक्का लगा रहा है, एक पर्सन हमारा इधर धक्का लगा रहा है और ये बीच में रुकी, तो दोनों बराबर है या कम है, बताओ क्यों, बताइए। ये मतलब कि एक पर्सन इधर धक्का लगा रहा है, एक पर्सन इधर धक्का लगा रहा है, तो ये चीज बीच में रुकी हुई है, तो दोनों तो प्रेशर बराबर है ना, प्रेशर फोर्स वगैरह बराबर है, ठीक है। दूसरे केस में देखना, ये वाला केस में ये साइड हमारी लिक्विड की है, ये वाली ये लिक्विड की साइड है, ऐसे ही तो लिक्विड है ना, देखो देखो देखो, ये देखो ध्यान से, ये जो पर्सन है तो येलो कलर से बना दे रहा हूँ, दिखाई नहीं देगा ना, ये पर्सन हमारा इधर है। बताइए, पहले में दोनों बराबर है, लिक्विड और ये की सरफेस स्टेट है, यहाँ पे लिक्विड सरफेस अंदर से दब गई इधर के लिए। अब बताओ दोनों को देख के क्या लग रहा है, कौन कौन सा ज्यादा मजबूत है पर्सन, अंदर वाला बाहर वाला, नहीं ये अंदर वाला मजबूत है तभी तो उसे तिरछा कर दिया, नहीं तो सीधा नहीं रहता, देखो ध्यान से। हाँ अगर दो लोग दरवाजे पे खड़े हुए हैं और दरवाजा बीच में ना होने की अपेक्षा उधर खुला हुआ है, यानी अंदर वाला मजबूत है, कि विशाल सही बात समझ आए, कोई दिक्कत तो नहीं, तो अंदर वाला ज्यादा है, तभी तो लिक्विड प्रेशर ही तो ज्यादा है, अंदर वाला लिक्विड प्रेशर ज्यादा है इससे वेपर से, ठीक है। तीसरे में देखो और समझ में आ गया, थर्ड देखते हैं, एक मिनट रुकिए, थर्ड सब कुछ आएगा, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, ध्यान से चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये मान लो हमारा लिक्विड इस तरीके से इसमें, सही है, ठीक है। अब हमने बात की इसमें किसी पॉइंट की, मान लीजिए हमारे यहाँ पे पॉइंट है ए, तो इस बार सरफेस हमारी इस तरीके से हो गई, ठीक है, तो इधर आपका फोर्स सरफेस टेंशन लग रहा है, उधर लग रहा होगा, तो इधर सरफेस टेंशन इधर सरफेस टेंशन, नेट सरफेस टेंशन किधर लगेगी, ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं, तो यानी भाई सिचुएशन है, लिक्विड वाली साइड में ऐसा है, तो लिक्विड वाली साइड हमने बना दी, हाँ हमारी साइड ऐसी है, ठीक है, और लिक्विड वाली साइड हमारी इस बार ऐसी है ना, देखो लिक्विड की साइड ऐसी है, बाहर से वैसी है, तो जो पर्सन इसके अंदर खड़ा हुआ, ठीक है, येलो कलर से बनाया मैंने उसको, ये धक्का लगा रहा है, बाहर वाला पर्सन उसको उधर धक्का लगा रहा है, देखिए कौन सा मजबूत है इसमें, ये वाला है ना, तभी तो अंदर पुश कर दिया उसने, धकेल दिया अंदर के लिए, है ना, तो इसका ज्यादा है, यानी ये स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये क्या है, ये वेपर साइड है, ये वेपर है, ये वेपर है और ये वेपर है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये लिक्विड है, तो यहाँ वाले देख सकते हैं वेपर प्रेशर मोर है, वेपर प्रेशर मोर देन लिक्विड प्रेशर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अदीबा देखिए सही है ना। अब इसको याद करने का तरीका, नोट करने का क्या है, ऐसे बार बार इतना दिमाग नहीं लगाना है कि हमारा प्रेशर उस साइड में ज्यादा है जिधर कॉनकेव साइड, देखो इधर कॉनकेव है, ये ज्यादा है, कॉनकेव साइड इधर, इधर कॉनकेव इधर ज्यादा है, तो हमें नोट कर लिया इस बात को कि जो हमारा प्रेशर है हमारा, वो हमारा कॉनकेव साइड में ज्यादा होता है, सही है बस। तो अगर यहाँ तो कोई शेप ही नहीं है तो बराबर है, यहाँ पे कॉनकेव है, अंदर से कॉनकेव, ऊपर से कॉन्वेक्स है, तो इधर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे ऊपर से कॉनकेव है तो ऊपर प्रेशर ज्यादा है, तो नोट हो गया हमारा यहाँ पे, सही नोट हो गया, यहाँ पे नोट लिखेंगे, प्रेशर एट कॉनकेव साइड is more
किससे लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही याद रखो, मोर है, ठीक है। दोनों को याद करो तो कंफ्यूजन होगा, सही है, हाँ, या कंफ्यूजन की भी जरूरत ही नहीं, कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा है, सही है। ठीक है, अभी बताइए सब सही है।